दोस्तों शुरू करते हैं एक और नया टॉपिक, एंटी डिप्रेशंस। और डिप्रेशन के जो ड्रग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर सवाल आते हैं आपको, राइट। सो एंटी डिप्रेशंस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ कि एक डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं अफेक्ट डिसऑर्डर। तो अफेक्ट डिसऑर्डर में होता क्या है? देखो, अफेक्ट डिसऑर्डर का जो मूल कारण है आज की डेट में माना जाता है कि वो BDNF है। BDNF का मतलब है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। तो ये है BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। और अभी का जो हाइपोथेसिस है वो क्या कहता है कि जो BDNF है वो सेंटर में होना चाहिए, मतलब नॉर्मल होना चाहिए। ये मेरा नॉर्मल BDNF है, नॉर्मल। तब मेरा मूड नॉर्मल रहेगा। कोई खुशी की बात होगी तो मैं खुश होऊंगा, मैं हंसूंगा। कोई रोने वाली बात होगी तो मैं रोऊंगा। तो एक नॉर्मल इंसान होता है। तकलीफ कब होती है? जब उल्टा हो जाए। दुख होने वाली बात पे आप हंसने लगे, राइट, और रोने वाली बात पे आप हंसने लगे और हंसने वाली बात पे रोने लगे, तो तब दिक्कत होती है। तो किसी पेशेंट्स में ये BDNF कम हो सकता है। अगर BDNF कम हो जाता है नॉर्मल होने की बजाय, तो उनमें पेशेंट को डिप्रेशन होता है, राइट। अगर किसी पेशेंट में BDNF बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो मूड उनका एलिवेट हो जाता है और उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम उसे मेनिया कहते हैं, राइट। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें BDNF का लेवल कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो ऐसे जो पेशेंट हैं जिनमें BDNF का लेवल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कभी मेनिया होता है, कभी डिप्रेशन होता है, ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं पेशेंट्स ऑफ बाईपोलर डिसऑर्डर। शॉर्ट फॉर्म हम डिस्कस करेंगे BPD। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करेंगे, मोर देन 4 टाइम्स इन अ ईयर। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको 4 बार से ज़्यादा एक साल में मेनिया या डिप्रेशन का अटैक आता है, दोस्तों ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं रैपिड साइक्लर। तो मैंने एंटी एपिलेप्टिक्स में आपको बताया था कि वैल्प्रोइट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रैपिड साइक्लर। और तब मैंने आपको ये भी कहा था कि रैपिड साइक्लर क्या होता है, कौन से लोग को हम रैपिड साइक्लर कहते हैं, ये बाद में मैं डिस्कस करूँगा। तो अब हम वही चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये है आपका अफेक्ट डिसऑर्डर। और एक सेक्शन में हम इसको डिस्कस करेंगे, डिप्रेशन। तो अभी फ़िलहाल इस टॉपिक में हम इसको एड्रेस करने वाले हैं। एक और टॉपिक इसके बाद जो मैं डिस्कस करूंगा उसमें मेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर और रैपिड साइक्लर वाले ड्रग को डिस्कस करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं डिप्रेशन के साथ दोस्तों। एंटी डिप्रेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं टॉपिक का नाम एंटी डिप्रेसेंट है। सो एंटी डिप्रेसेंट में ये तो मैंने आपको ओवरऑल हाइपोथेसिस बताया, पर डिप्रेशन का जो हाइपोथेसिस है वो BDNF से जुड़ा हुआ है। तो जो भी पेशेंट्स हैं डिप्रेशन के, उनमें BDNF कम होता है, ये पता है हमें। पर BDNF कम क्यों होता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो जब हमने डिप्रेशन के बहुत सारे पेशेंट्स को लिया और उनको स्टडी किया, तो हमने क्या पाया कि डिप्रेशन के पेशेंट्स के ब्रेन में क्या होता है। ये सिनैप्स है, सपोज ब्रेन में एक सिनैप्स है। तो डिप्रेशन का जो मूल कारण हमने ये पाया कि उनके ब्रेन में सिनैप्स में मोनोएमाइंस की कमी होती है, सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इन दोनों में जो सबसे मेन न्यूरोट्रांसमीटर कि उनके ब्रेन में सिनैप्स में मोनोएमाइंस की कमी होती है, सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इन दोनों में जो सबसे मेन न्यूरोट्रांसमीटर है डिप्रेशन का, वो सीरोटोनिन है। ये आपके नर्सिंग एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है, राइट। एक पेशेंट जो डिप्रेस्ड है तो उसमें किस चीज़ की कमी होती है? सीरोटोनिन की। एक पेशेंट जो सुसाइड करना चाहता है उसमें किस चीज़ की कमी होती है? कई बार सवाल पूछा गया। और नॉरएपिनेफ्रिन। मोनोएमाइंस की कमी होती है, सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इन दोनों में जो सबसे मेन न्यूरोट्रांसमीटर है डिप्रेशन का, वो सीरोटोनिन है। ये आपके नर्सिंग एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है, राइट। एक पेशेंट जो डिप्रेस्ड है तो उसमें किस चीज़ की कमी होती है? सीरोटोनिन की। एक पेशेंट जो सुसाइड करना चाहता है उसमें किस चीज़ की कमी होती है? सीरोटोनिन की। हालांकि दोनों के अपने रोल हैं, पर सीरोटोनिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये पाया कि भाई सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन कम हो जाता है और इसके कम होने की वजह से BDNF कम हो जाता है। तो BDNF के कम होने के पीछे ये कारण है। तो हमने क्या सोचा, क्यों ना भाई, डिप्रेशन में मोनोएमाइंस कम है, सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, तो हमने सोचा क्यों ना इसको बढ़ाया जाए ट्रीटमेंट के लिए। तो हमने ये देखा कि इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है सबसे पहले। सो दोस्तों, इनका मेटाबॉलिज्म के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है हमें यहाँ पे, माओ, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। और हमने क्या किया, एक नया क्लास ऑफ ड्रग बनाया, माओ इनिबिटर। ये दुनिया के सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट के क्लास थे, पर इनके साथ बहुत सारे ड्रग इंट्रैक्शन है, इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। तो माओ इनिबिटर से हमारी बात बनी नहीं। तो हमने सोचा अब क्या करें,
जिससे हम सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ा सकें। तो हमें एक और चीज़ मिला यहाँ पर कि जो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन है ये वापस जाते हैं न्यूरॉन में और इसको हम कहते हैं रीअपटेक। क्या कहते हैं हम इसको? रीअपटेक कहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना रीअपटेक को ब्लॉक कर दिया जाए। तो जो पहले ड्रग हमने बनाए वो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों के रीअपटेक को ब्लॉक कर देते हैं और इसका हमने नाम रखा ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, TCA। पर ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट के साथ एक बहुत बड़ा दिक्कत ये था कि ये बहुत सारे रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते थे, मस्कारिनिक, H1, 5-HT, अल्फा 1, और इसकी वजह से बहुत सारा लंबा लिस्ट है साइड इफेक्ट का। तो वापस फिर से हमें दिक्कत हो गई। हमने सोचा भाई अब क्या करें? तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा क्लास बनाएं जो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को ब्लॉक तो करें पर इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक ना करें। तो हमने क्या बनाया? एक क्लास ऑफ ड्रग बनाया जिसे हम कहते हैं सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, और इनके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज होता है SNRI। तो ये क्लास ऑफ ड्रग जब हमने बनाया तो ये हूबहू ट्राईसाइक्लिक के जैसे हैं, काम भी वैसे ही करते हैं। एक फ़ायदा इनके साथ क्या नहीं दिखता? ये जो साइड इफेक्ट है ये नहीं दिखते इनके साथ। बहुत बढ़िया बात। अब हमने सोचा और क्या कर सकते हैं? हमने सोचा क्यों ना एक सिंगल न्यूरोट्रांसमीटर को टारगेट करें। तो हमने सोचा एक ड्रग बनाते हैं सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर बनाया हमने। तो दोस्तों इनके लिए SNRI यूज़ नहीं होता, दोनों में अंतर है। एक है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, दूसरा है सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। SNRI हम यूज़ करते हैं पहले वाले की। और यहाँ पे हमने एक ड्रग बनाया और उसका नाम रखा एटोमोक्सिटिन। और ये जो ड्रग है ये दोस्तों ADHD में यूज़ होता है आज की डेट पे। ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD में यूज़ होता है बिकॉज डिप्रेशन में ये इतना कामयाब ड्रग नहीं है। फिर हमने क्या सोचा, अब क्या बच गया? अब बच गया सेरोटोनिन। तो हमने सोचा भाई क्यों ना सेरोटोनिन को टारगेट करें। हमने क्या बनाया? हमने एक नया ड्रग बनाया जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर या SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। दोस्तों ये आज तक के सबसे बेहतरीन ड्रग थे और डिप्रेशन में आज तक के सबसे बेहतरीन ड्रग होने की वजह से आज की डेट पे जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो SSRI है। हालांकि आप SNRI, TCA, माओ इनहिबिटर सब यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अंत में हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि आप कोई भी ड्रग यूज़ करें तो वो क्या कर रहे हैं? वो सेरोटोनिन या नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ा रहे हैं और उसकी वजह से BDNF बढ़ेगा और BDNF बढ़ने की वजह से क्या मिलेगा अपने को? एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट मिलेगा। गौर करने वाली बात यह है यहाँ पर कि इनको बढ़ने में, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ने में, BDNF को बढ़ने में, एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट को आने में कम से कम 2 से 6 हफ्ता लगता है, मिनिमम 2 to 6 वीक्स, और इसको हम कहते हैं लैग पीरियड। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नर्सिंग इम्प्लीकेशन है। आपको पेशेंट को समझाना है। पेशेंट क्या सोचते हैं कि हर बीमारी एक जैसा है। उनको ये लगता है कि जो डिप्रेशन है वो भी बुखार की तरह है कि पैरासीटामोल का गोली लिया और बुखार उतर गया, वैसे ही SSRI लिया और डिप्रेशन खत्म हो गया एकदम से, एक दिन में, 2 दिन या 3 दिन में। ऐसा नहीं होता। तो एज अ नर्स आपको समझाना है उनको कि दवाई आपकी अभी शुरू हुई है, कम से कम आपको 15 दिन से 1 महीना लगेगा इफेक्ट आने में, फिर इफेक्ट को और बढ़ने में टाइम लगेगा। तो जब तक ये पेशेंट को नहीं पता होगा वो क्या करेगा? वो दवाई लेना बंद कर देगा, बोलेगा ये जो अस्पताल है अच्छा नहीं है, डॉक्टर को कुछ आता नहीं है, पता नहीं क्या दवाई दे दिया, मेरे को तो कुछ काम ही नहीं आ रहा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये चीज़ से बचने के लिए ये इंपॉर्टेंट नर्सिंग इम्प्लीकेशन जो आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों ड्रग्स की बात करते हैं। डिप्रेशन में जो ड्रग्स हैं, कौन से ड्रग्स हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे माओ इनहिबिटर्स की, मोनो एमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। यहाँ पर ड्रग्स हैं हमारे पास जैसे कि मोक्लोबेमाइड, आइजो कार्बोक्साजिड, फेनेल्जिन, ट्रेनाइल साइप्रोमाइन। तो ये ड्रग्स हैं दोस्तों। ये हुआ है। तो जो भी पेशेंट्स हैं डिप्रेशन के, उनमें BDNF कम होता है। TCA, एटोमोक्सिटिन,
मोनो एमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। यहाँ पर ड्रग्स हैं हमारे पास जैसे कि मोक्लोबेमाइड, आइजो कार्बोक्साजिड, पेनिल्जिन, ट्रेनाइल साइप्रोमाइन। तो ये ड्रग्स हैं दोस्तों। यहाँ पे एक लौता सवाल आपको आ सकता है नाम पे कि इनमें से कौन सा माओ इनहिबिटर है, राइट। और यूज़ देखो, ये डिप्रेशन में आज की डेट पे सेकेंड लाइन ड्रग है, सेकेंड लाइन ड्रग है डिप्रेशन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अगर कोई भी ड्रग दुनिया में काम ना कर रहा हो तभी हम इनको यूज़ करेंगे लास्ट में, राइट। साइड इफेक्ट क्या है इनका? देखिए कॉमन साइड इफेक्ट है, ये जो ड्रग्स हैं ये हिपैटोटॉक्सिक हैं, पहला। दूसरा, ये ड्रग्स क्या कर सकते हैं, एक साइड इफेक्ट करते हैं चीज़ रिएक्शन। तो चीज़ रिएक्शन क्या होता है, ये मैंने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में बताया था आपको। जब भी माओ इनहिबिटर के साथ कोई भी चीज़ वाला प्रोडक्ट खाएगा, बर्गर खाएगा या चीज़ नॉर्मल चीज़ खाएगा या पिज़्ज़ा खाएगा, कुछ भी खाएगा, उसमें होगा चीज़ रिएक्शन। और इस चीज़ रिएक्शन में होता क्या है, बॉडी में बहुत सारा टायरामिन बढ़ जाता है। तो ये आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में एक बार देखिए, और अगर आप अभी नहीं देखे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम तो एक बार वापस जा करके देखिएगा, वहाँ पे मैंने डिस्कस करा है सिम्पैथोमाइमेटिक्स में। तो किस तरह वो टायरामिन बढ़ाते हैं, उसकी वजह से नॉर एपिनेफ्रिन बढ़ता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है यहाँ पे, हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है। तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तीसरा, ये सीरोटोनिन सिंड्रोम कर सकते हैं, सीरोटोनिन सिंड्रोम कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा सीरोटोनिन को अगर हम बढ़ाएंगे तो सीरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। तो दोस्तों ये पहला क्लास ऑफ ड्रग है हमारा। दूसरा, अब बात करते हैं TCA, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। देखो ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ये भी सेकेंड लाइन ड्रग है, ये भी सेकेंड लाइन ड्रग है डिप्रेशन में आज की डेट पे, क्योंकि हमारे पास बेहतर ड्रग्स हैं जैसे कि SNRI, SSRI, राइट। अगर वो काम नहीं करते तब कहीं जाकर हम TCA को यूज़ कर सकते हैं। तो डिप्रेशन में सेकेंड लाइन है। अब थोड़ा सा ड्रग्स देख लेते हैं, कौन से ड्रग्स हैं यहाँ पे। क्लोमिप्रामिड, ये जो ड्रग है दोस्तों, इन ड्रग्स में ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सीरोटोनिन के रीअपटेक को ब्लॉक करता है। इट कॉजेस मैक्सिमम सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिशन। और इसीलिए डिप्रेशन के अलावा ये कहाँ यूज़ हो सकता है, OCD में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो आपको एक सवाल आ सकता है कि OCD में जो इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन है, सीरोटोनिन है, राइट। और सीरोटोनिन की वजह से ये यूज़ हो सकता है OCD में। तो अगर आपसे पूछेंगे बेस्ट TCA कौन सा है OCD में, बेस्ट ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कौन सा, तो आपका आंसर होगा क्लोमिप्रामिड। पर ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस कौन है भाई, सेरोटोनिन की बात हो रही है तो कौन होगा, जाहिर सी बात है जो सेरोटोनिन पे ही काम करता है सिर्फ, SSRI, राइट। हम डिस्कस करेंगे बाद में। वेयरएज डेसिप्रामिन, इट कॉजेस मैक्सिमम नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन रीअपटेक इनहिबिशन। तो ये मैक्सिमम डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन पे काम करते हैं। हालांकि देखो ये सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन दोनों पे काम करते हैं, पर ये ज़्यादा इन पे काम करते हैं। और इसी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। डेसिप्रामिन को डिप्रेशन के अलावा कोकेन डिपेंडेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इमिप्रामिन को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस इन चिल्ड्रन। सो नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस पता है, नॉक्टर्नल मतलब रात को, एन्यूरेसिस मतलब पेशाब का निकल जाना। तो वो बच्चे जो बेड में सुसु कर देते हैं, राइट, उनके लिए आप इमिप्रामिन को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों में कौन सा TCA यूज़ होता है, तो बच्चों में ये यूज़ होता है इमिप्रामिन, राइट, इस पर्टिकुलर रीज़न से। एमिट्रिप्टिलिन, देखो दोस्तों एमिट्रिप्टिलिन ये सबसे इफेक्टिव TCA है। किसके लिए? इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव TCA फॉर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोपैथिक पेन। तो जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया, तो इस प्रकार के जो पेन होते हैं न्यूरोपैथिक पेन, उसमें ये सबसे बेहतरीन है। इसीलिए ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरालजिया। नॉरट्रिप्टिलिन, दोस्तों नॉरट्रिप्टिलिन एक ऐसा ड्रग है जो डिप्रेशन के अलावा स्मोकिंग डिपेंडेंस में भी यूज़ हो सकता है, स्मोकिंग डिपेंडेंस में भी यूज़ हो सकता है। डॉक्सेपिन एक ऐसा TCA है जो पहले क्या था, ये एक H1 ब्लॉकर है, एंटीहिस्टामिनिक था। और ये एंटीहिस्टामिनिक को फॉर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोपैथिक पेन। तो जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया, तो इस प्रकार के जो पेन होते हैं न्यूरोपैथिक पेन, उसमें ये सबसे बेहतरीन है। इसीलिए ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर पोस्ट
देखो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ये भी सेकेंड लाइन ड्रग है, हिस्टामिनिक के घर में इसको अडॉप्ट कर लिया ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के क्लास ने। दोस्तों नॉरट्रिप्टिलिन एक ऐसा ड्रग है न्यूरालजिया। नॉरट्रिप्टिलिन, दोस्तों नॉरट्रिप्टिलिन एक ऐसा ड्रग है जो डिप्रेशन के अलावा स्मोकिंग डिपेंडेंस में भी यूज हो सकता है, स्मोकिंग डिपेंडेंस में भी यूज हो सकता है। डॉक्सेपिन एक ऐसा टीसीए है जो पहले क्या था, ये एक H1 ब्लॉकर है, एंटी हिस्टामिनिक था, और ये एंटी हिस्टामिनिक को हम यूज़ करते हैं एज अ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, राइट। तो ये मैं कह सकता हूँ कि पैदा हुआ था एंटी हिस्टामिनिक के घर में, इसको अडॉप्ट कर लिया ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के क्लास ने। एक ड्रग है हमारे पास एमोक्सापाइन, और जो एमोक्सापाइन है ये D2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है। और दोस्तों याद करो जो एंटी साइकोटिक्स हैं वो हैं क्या, वो D2 ब्लॉकर हैं। तो एमोक्सापाइन को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एमोक्सापाइन को आप यूज़ कर सकते हैं साइकोटिक डिप्रेशन में, वी कैन यूज़ इट इन साइकोटिक डिप्रेशन, राइट। सो दोस्तों ये आपके ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। जैसे कि मैंने बताया था साइड इफेक्ट, इनका जो साइड इफेक्ट किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ ब्लॉक ऑफ रिसेप्टर्स, और वो जो रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करते हैं उन्हें हम कहते हैं अदर रिसेप्टर्स। तो कौन से रिसेप्टर्स हैं जिनको ये ब्लॉक करते हैं, ये दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मास्कारिनिक, H1, 5-HT, अल्फा 1। मास्कारिनिक के ब्लॉक से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, याद करो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बताया मैंने आपको, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, यूरिन रिटेंशन होगा, और क्या होगा, एरिथमिया होगा। तो ये एंटी मास्कारिनिक साइड इफेक्ट है। दूसरा H1 को ब्लॉक करने से क्या होगा, सेडेशन होगा, है कि नहीं। तो एंटी हिस्टामिनिक्स याद करो मैंने बताया था, ब्रेन में H1 को ब्लॉक करेंगे तो सेडेशन होगा। दूसरा याद रखना, सीरोटोनिन और H1 रिसेप्टर आपके ब्रेन में जब भी इनको हम स्टिमुलेट करते हैं तो एनोरेक्सिया होता है, मतलब खाना खाने की इच्छा कम होती है। ब्लॉक करूंगा तो खाना खाने की इच्छा बढ़ जाएगी, एपिटाइट बढ़ जाएगी, बहुत सारा आप खाना खाएंगे तो क्या होगा, ओबेसिटी होगा। अल्फा 1 को ब्लॉक करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, पोस्चुरल हाइपोटेंशन होगा। तो ये साइड इफेक्ट्स जो आपको देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ अदर रिसेप्टर ब्लॉक, अदर रिसेप्टर ब्लॉक की वजह से ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आपके नर्सिंग एग्जाम में ये सवाल कई बार पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा किसकी वजह से क्या साइड इफेक्ट होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आपको पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एंटी डिप्रेसेंट से यूरिन रिटेंशन होगा, राइट। यूरिन रिटेंशन मतलब समझ जाइए, यूरिन रिटेंशन मतलब कौन सा एंटी डिप्रेसेंट, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, राइट। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो डिप्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है सुइसाइडल अटेम्प्ट। तो डिप्रेशन वाले पेशेंट सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं, और सुसाइड अटेम्प्ट में मोस्ट लीथल एंटी डिप्रेसेंट जो हैं ये हैं आपके ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। मतलब पेशेंट अगर मेरा टीसीए पे है, ट्राईसाइक्लिक पे है, तो मेरे को हमेशा ये डर रहेगा कि कहीं वो 10-15 दिन की गोलियां इकट्ठे ना खा ले, मर जाएगा वो। सुसाइडल में कम लीथल, जो बाकी ड्रग्स हैं वो कम लीथल है। सो मोस्ट लीथल एक तो टीसीए है और दूसरा माओ इनिबिटर्स हैं। तो माओ इनिबिटर एज इट इज हम कम यूज़ करते हैं, तो ये दोनों बहुत लीथल क्लास हैं सुसाइडल अटेम्प्ट में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना होगा कि इनके साथ टीडीएम करना पड़ता है, टीडीएम करना पड़ता है, और उसके हिसाब से डोज को एडजस्ट करना पड़ सकता है। बिकॉज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एक ऐसे ड्रग हैं जो अलग अलग पेशेंट में प्लाज्मा कंसंट्रेशन अलग अलग आता है, तो किसी में टॉक्सिसिटी आएगा तो किसी में इफेक्ट कम आएगा, तो उस हिसाब से मुझे हर पेशेंट के हिसाब से डोज को कम ज़्यादा करना पड़ता है, टीडीएम करना पड़ता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको सवाल आ सकता है टीसीए के साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, सुसाइडल अटेम्प्ट का, मर जाएगा पेशेंट, टीडीएम करना पड़ता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट की, टॉक्सिसिटी ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो अगर इनका टॉक्सिसिटी होता है तो ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो बाइकार्बोनेट। तो अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है जिसने सुसाइड का अटेम्प्ट किया है तो उसमें आप क्या देंगे, बाइकार्बोनेट देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा क्लास की, एसएनआरआई। तो एसएनआरआई में एक इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है इनका, देखो ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स इन डिप्रेशन। तो आज की डेट पे
डिप्रेशन का ट्रीटमेंट का शुरुआत आप एक एसएनआरआई से कर सकते हैं। और यहाँ पे ड्रग्स हैं हमारे पास जैसे कि वेलनाफैक्सिन और इसका एक डेरिवेटिव है डेसवेलनाफैक्सिन। अंतर इतना है कि ये लॉन्गर एक्टिंग है एज कंपेयर टू वेलनाफैक्सिन। देखो कॉमन यूज़ मैंने बता दिया आपका डिप्रेशन, इसके अलावा और कहाँ यूज़ हो सकते हैं? वेलनाफैक्सिन को आप पीटीएसडी में भी यूज़ कर सकते हैं। पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, आप साइकेट्री में पढ़ेंगे ये सब बीमारियों का क्या मतलब होता है। और वेलनाफैक्सिन शॉर्ट एक्टिंग है, तो इसके साथ मैक्सिमम विदड्रॉल सिम्टम का रिस्क रहता है, विदड्रॉल सिम्टम। सो जब भी आप पेशेंट को बंद करेंगे वेलनाफैक्सिन तो उसको विदड्रॉल आने के चांसेस रहते हैं, राइट। एक और ड्रग है यहाँ पे दोस्तों डुलोक्सिटिन, जो कि अपार्ट फ्रॉम ये सब जो यूजेस हैं और कहाँ यूज़ हो सकता है डिप्रेशन के अलावा, ये फाइब्रोमाइल्जिया में यूज़ हो सकता है, ये यूज़ हो सकता है आपके फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी। हॉट फ्लैशेस जो होते हैं, हॉट फ्लैशेस पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में जो हॉट फ्लैशेस होते हैं उसके लिए यूज़ हो सकता है। तो ये कुछ और यूजेस हैं इन ड्रग्स के, राइट। देखो इनका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ज़्यादातर सीरोटोनिन के बढ़ने की वजह से होगा, और सीरोटोनिन के बढ़ने की वजह से कौन से साइड इफेक्ट होंगे वो मैं एसएसआरआई में डिस्कस करूंगा। एसएसआरआई जो अगला क्लास है अभी हम डिस्कस करने वाले, तो वो साइड इफेक्ट्स इनके साथ दिखेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे चौथे क्लास की तरफ, जिनका नाम है एसएसआरआई। और ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस हैं डिप्रेशन। सो डिप्रेशन में ड्रग ऑफ चॉइस हैं एसएसआरआई और सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसके अलावा दिस आर ड्रग ऑफ चॉइस इन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये हॉट फ्लैशेस में भी यूज़ होते हैं, बट हॉट फ्लैशेस में ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। हॉट फ्लैशेस में जो ड्रग ऑफ चॉइस है आप पढ़ेंगे ऑब्स गाइनी में एचआरटी। एचआरटी में क्या होता है? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एचआरटी का मतलब है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें क्या होता है? ईस्ट्रोजन होता है, दैट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, राइट। दीज आर ऑल्सो एसएसआरआईज आर ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोसिस। न्यूरोसिस मतलब देखो साइकोसिस में क्या होता है? इनसाइट एब्सेंट होता है, पेशेंट को पता नहीं कि उसको क्या प्रॉब्लम है। न्यूरोसिस ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें पेशेंट को पता रहता है कि उसको क्या दिक्कत है, लेकिन वो खुद अपने आप की मदद नहीं कर सकता। तो इन सब में एक एंग्जाइटी रहता है। सो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसे कि पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसे कि जीएडी, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जैसे कि एनोरेक्सिया, जैसे कि बुलिमिया। तो ये डिसऑर्डर्स आप पढ़ेंगे साइकेट्री में, इनको हम न्यूरोसिस कहते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पीटीएसडी, गैड, एनोरेक्सिया, बुलिमिया, तो इनके लिए भी जो ड्रग ऑफ चॉइस हैं वो एसएसआरआईज हैं। तो दोस्तों ये यूजेस हैं, और यूजेस में ज़्यादातर एमसीक्यूज या तो न्यूरोसिस पे आता है, मतलब ड्रग ऑफ चॉइस जहाँ पर है, यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस है, डिप्रेशन का ड्रग ऑफ चॉइस है, राइट। अब बात करते हैं ड्रग्स कौन से हैं एसएसआरआईज के क्लास में। ड्रग्स कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है फ्लोक्सेटिन। तो दोस्तों फ्लोक्सेटिन एक लौता एसएसआरआई है जो कि प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग मतलब इनएक्टिव ड्रग, और एक्टिव होता है नॉरफ्लोक्सेटिन। देखो फ्लोक्सेटिन का जो हाफ लाइफ है वो 50 घंटे है, नॉरफ्लोक्सेटिन का जो हाफ लाइफ है वो 200 घंटे है, 200 घंटे। तो कुल मिलाकर के अगर मैं दोनों को मिलाऊं तो फ्लोक्सेटिन तकरीबन 10 दिन काम करेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग एसएसआरआई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग एसएसआरआई कौन सा है। आप खुद सोचो, एक कैप्सूल में दूंगा फ्लोक्सेटिन का, 10 दिन काम करेगा। तो अचानक अगर मैंने एक दिन नहीं खाया फ्लोक्सेटिन तो मुझे क्या नहीं होगा? मैंने बंद कर दिया, मुझे क्या नहीं होगा? सोचो, नो विदड्रॉल सिम्टम। सो गाइस ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है कि सबसे लॉन्ग एक्टिंग एसएसआरआई कौन सा है, या किस में विदड्रॉल सिम्टम नहीं होगा। तो ये जो सारे डिसऑर्डर्स हैं इनके लिए, इन सब के लिए जो प्रीफर्ड ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस है, वो फ्लोक्सेटिन है। इनका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो फ्लोक्सेटिन है, राइट। फ्लोबोक्सामाइन, इसको खासकर हम ओसीडी में यूज़ करते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में, ओसीडी एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, फ्लोबोक्सामाइन। पैरोक्सेटिन, देखो दोस्तों याद रखना, पैरोक्सेटिन सबसे ज़्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शन करेगा, ईडी मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और पैरोक्सेटिन जो है एसएसआरआईज में, ये एक नॉन
टेराटोजेनिक ड्रग है, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ सकते हैं, प्रेगनेंसी में कौन सा ऐसा टेराटो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, और पैरोक्सिटिन जो है एसएसआरआईज में एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, फ्लूवोक्सामाइन, पैरोक्सिटिन। देखो दोस्तों याद रखना, पैरोक्सिटिन सबसे ज़्यादा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करेगा, ईडी मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। और पैरोक्सिटिन जो है एसएसआरआईज में ये एक नॉन टेराटोजेनिक ड्रग है, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ सकते हैं, प्रेगनेंसी में कौन सा एसएसआरआई बिल्कुल भी नहीं देंगे पैरोक्सिटिन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक लौता एसएसआरआई जो H1 ब्लॉकर है, मतलब ये क्या करेगा, सिडेशन करेगा। और इसीलिए पैरोक्सिटिन को हम यूज़ कहाँ करते हैं, कहाँ करेंगे, अगर कोई पेशेंट है फ़र्ज़ करो हमारे पास जिसको डिप्रेशन के साथ साथ इंसोम्निया भी है, तो उस पेशेंट में हम पैरोक्सिटिन को प्रेफर करेंगे, राइट, बिकॉज ये सिडेशन करेगा। पैरोक्सिटिन और एक और ड्रग है सेट्रालिन। देखो सेट्रालिन और पैरोक्सिटिन, इन ड्रग्स के साथ मैक्सिमम रिस्क रहता है किसका, विथड्रॉल सिम्टम का। तो एक सवाल आपको पूछ सकते हैं कि विथड्रॉल सिम्टम कौन ज़्यादा करेगा, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं पैरोक्सिटिन और सेट्रालिन, इन दोनों में विथड्रॉल सिम्टम का रिस्क ज़्यादा रहता है, राइट। सो विथड्रॉल सिम्टम में होता क्या है, देखो विथड्रॉल सिम्टम में इरिटेबिलिटी होगा, स्वेटिंग होगा, हेडेक हो सकता है, तो ये विथड्रॉल सिम्टम्स हैं इनके साथ अगर होता है तो। सिटालोप्राम एक ड्रग है जिसको यूज़ करते हैं हम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिकली प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में इसको प्रेफर किया जाता है। तो दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट एसएसआरआईज हैं। अब अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें, देखो एसएसआरआईज का साइड इफेक्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी साइड इफेक्ट होगा वो किस एसएसआरआईज हैं। स्पेसिफिकली प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में इसको प्रेफर किया जाता है। तो दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट एसएसआरआईज हैं। अब अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें, देखो एसएसआरआईज का साइड इफेक्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी साइड इफेक्ट होगा वो किसके बढ़ने की वजह से होगा, 5-HT मतलब सीरोटोनिन, 5-HT का मतलब है सीरोटोनिन। तो यहाँ पे जो भी साइड इफेक्ट होगा सीरोटोनिन की बढ़ने की वजह से होगा। तो आपके बॉडी में सीरोटोनिन बढ़ेगा और सीरोटोनिन की बढ़ने की वजह से ये अलग अलग सीरोटोनिन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे, जैसे कि 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4। 5-HT2 आपके ब्रेन में होता है और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ब्रेन में क्या करते हैं ये एंग्जाइटी करते हैं। पर याद रखिएगा ये जो एंग्जाइटी है वो ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट मतलब 2 से 6 हफ्ता के लिए एंग्जाइटी होगा और उसके बाद क्या होगा, एंग्सियोलाइसिस होगा, मतलब एंग्जाइटी का उल्टा हो जाएगा। तो एंग्जाइटी ट्रांजिएंट होता है और इसीलिए इस एंग्जाइटी को काटने के लिए 1 महीना के लिए आपको बेंजोडाज़ेपिन देना पड़ता है। अब कभी भी पर्चा देखिएगा, ओपीडी का पर्चा किसी पेशेंट का जो एसएसआरआई पे होगा, तो शुरुआत में हमेशा कम से कम 1 महीना के लिए बेंजोडाज़ेपिन देते हैं ताकि ये एंग्जाइटी को हम मार सकें। 1 महीने के बाद पेशेंट का खुद का एंटी एंग्जाइटी कह लीजिए या एंग्सोलाइसिस इफेक्ट कह लीजिए वो आ जाएगा। ये क्या कर सकते हैं, इंसोम्निया कर सकते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को पहले से ही नींद नहीं आती तो उसमें नहीं देना चाहिए हमने इसको। दूसरा ये क्या कर सकते हैं, विविड ड्रीम्स कर सकते हैं, मतलब ऐसे सपने आएंगे आपको लगेगा सच में हो रहा है, हकीकत में हो रहा है, उसको हम विविड ड्रीम्स कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में क्या करेंगे, देखिए स्पाइनल कॉर्ड में ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कर सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कर सकते हैं, ये करेंगे एनऑर्गेस्मिया, और क्या कर सकते हैं ये जिसे हम कहते हैं डिलेड इजैकुलेशन, राइट। तो इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि ये डिलेड इजैकुलेशन करते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, राइट। 5-HT3 दोस्तों यहाँ पे 5-HT3 को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं। याद करो ऑन्डानसेट्रोन क्या है, 5-HT3 ब्लॉकर है, वो क्या है, एंटी इमेटिक है। यहाँ स्टिमुलेट करूँगा तो क्या करेंगे, नॉजिया वॉमिटिंग करेंगे। 5-HT4 याद करो एक क्लास ऑफ ड्रग हमने जीआईटी में डिस्कस करा था, सिजाप्राइड, मोसाप्राइड, प्रोकैलोप्राइड, ये क्या है, प्रोकाइनेटिक है, मतलब इंटेस्टाइन के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे
तो क्या होगा, लूज स्टूल होगा, बिकॉज स्टूल बहुत जल्दी बाहर की तरफ बढ़ेगा तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो लूज स्टूल होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो है नॉसिया वॉमिटिंग है, राइट। पर मोस्ट कॉमन जो डिलेड साइड इफेक्ट है दोस्तों वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मोस्ट कॉमन डिलेड साइड इफेक्ट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सो ये साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको एसएसआरआईज के साथ देखने को मिलेंगे, और ये साइड इफेक्ट्स आपको एसएनआरआई के साथ भी देखने को मिलेंगे। एसएनआरआई भी ये करेंगे, राइट, क्योंकि एसएनआरआई भी किसको बढ़ाते हैं, सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये साइड इफेक्ट इनके साथ भी देखने को मिलेगा, राइट। अब समझिए एक बात को कि ये हमारे एसएसआरआईज हो गए। अब बात करते हैं 5वें क्लास की। ये जो 5वां क्लास है इसे हम कहते हैं 5-HT2 ब्लॉकर्स। और इसमें जो पुराने ड्रग्स हैं, 2 पुराने ड्रग हैं यहाँ पे, ट्राजाडोन और निफाजोडोन। देखो निफाजोडोन को आज की डेट पे हम ज़्यादा प्रीफर नहीं करते बिकॉज ये एक हिपैटोटॉक्सिक ड्रग है। ट्राजाडोन की अगर हम बात करें, देखो ट्राजाडोन ये सिडेशन करता है, इसका एक साइड इफेक्ट है सिडेशन, और इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं विथ एसएसआरआई और एसएनआरआई, क्योंकि ये दोनों क्लास क्या करेंगे, इंसोम्निया करेंगे। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था आपको, क्या हो रहा है, ये इंसोम्निया हो रहा है, और एसएसआरआई और एसएनआरआई ये दोनों इंसोम्निया कर सकते हैं। तो उस इंसोम्निया को काटने के लिए ट्राजाडोन को हम कंबाइन कर सकते हैं, राइट, यूज विद फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया दैट इज सीन विद एसएसआरआई और एसएनआरआई। दूसरा इनका साइड इफेक्ट है प्रायपिज्म। दोस्तों प्रायपिज्म का मतलब है पेनफुल इरेक्शन, और इसीलिए हम इनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। सपोज कोई पेशेंट है और उसको डिप्रेशन भी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है, तो उसमें ट्राजाडोन को हम प्रीफर कर सकते हैं। तो ये पुराने ड्रग हुए। इसमें कुछ न्यू ड्रग्स हैं, जैसे कि मेटाजपीन। तो ये जो ड्रग है दोस्तों, ये कैसे काम करता है, देखो ये भी 5-HT2 ब्लॉकर है। उसके अलावा ये अल्फा-2 को ब्लॉक करता है, और अल्फा-2 को ब्लॉक करने की वजह से, अल्फा-2 का काम क्या है, प्री साइनेप्टिक जीआई सब टाइप ऑफ रिसेप्टर है, तो इसका काम है अल्फा-2 का सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन इनके रिलीज को रोकना। ब्लॉक कर दिया तो इनका रिलीज बढ़ जाएगा, तो ये सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को बढ़ाएंगे मेटाजपीन। पर इनका जो खासियत है, ये H1 रिसेप्टर के ब्लॉकर भी हैं, और जिसकी वजह से इनके साथ सिडेशन देखने को मिलता है दोस्तों, ये सिडेशन कर सकते हैं, और इसी वजह से मेटाजपीन इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन दैट इज एसोसिएटेड विद इंसोम्निया। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो इफेक्ट है इनका 5-HT2 को ब्लॉक करना, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ाना, इसकी वजह से हम इनको कहते हैं नासा ड्रग। नासा का मतलब है नॉर एड्रेनर्जिक स्पेसिफिक सेरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट। इसे हम कहते हैं नासा ड्रग, नॉर एड्रेनर्जिक स्पेसिफिक सेरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट, राइट। तो दोस्तों ये है आपका 5वां क्लास 5-HT2 ब्लॉकर। अब आते हैं लास्ट ड्रग, स्पेसिफिक सेरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट, राइट। तो दोस्तों ये है आपका 5वां क्लास 5-HT2 ब्लॉकर। अब आते हैं लास्ट ड्रग पे, छठा ड्रग, और वो ड्रग है दोस्तों ब्यूप्रोपियोन। वो ड्रग है ब्यूप्रोपियोन। ब्यूप्रोपियोन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये किसको बढ़ाता है, ये डोपामिन और नॉर एपिनेफ्रिन को बढ़ाता है। मतलब सीरोटोनिन का कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे, सीरोटोनिन का कोई रोल, इसीलिए इसको हम एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है सेरोटोनिन का, राइट। तो ब्यूप्रोपियोन क्योंकि ये है, तो एक तो आपका ये डिप्रेशन में यूज़ होता है, फॉर एटिपिकल डिप्रेशन यूज़ होता है, नंबर 1, राइट। एटिपिकल डिप्रेशन में यूज़ होता है ये, नंबर 1। दूसरा, इसको ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं आप। तीसरा,
इसको यूज़ कर सकते हैं हम ADHD में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में भी आप यूज़ कर सकते हैं बुप्रोपियोन को। चौथा, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, स्मोकिंग डिपेंडेंस में यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ में MCQ पॉइंट ये है, स्मोकिंग डिपेंडेंस। और अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये एंग्जाइटी करता है, और सबसे ज़्यादा, मतलब एंटी डिप्रेसेंट्स में अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी कौन करता है, तो आपका आंसर होगा ये ड्रग। दूसरा, ये करता है एनोरेक्सिया, मतलब खाने की इच्छा को कम करेगा, तभी हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ओबेसिटी में यूज़ कर रहे हैं, राइट। तीसरा, ये जो ड्रग है सीजर भी कर सकता है, दौरा पड़ सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एपिलेप्सी। अगर किसी पेशेंट को पहले से ही सीजर का, दौरा का दिक्कत है, तो उसमें आप कभी भी ये जो ड्रग है बुप्रोपियोन यूज़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे एंटी डिप्रेसेंट्स, अलग अलग क्लास मैंने डिस्कस किया, और डिटेल में डिप्रेशन में और डिटेल में आप जानेंगे कि किस तरह से डिप्रेशन में सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे डायग्नोस करते हो, साइकेट्री में पढ़ेंगे आपको। यहाँ पे मेरा मकसद था कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ कि कौन से ड्रग हैं डिप्रेशन में यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, क्या साइड इफेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं।